हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। यदि हम बात करें पिछले दिनों के जो न्यूज़पेपर हैं, डेली न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल में जो भी न्यूज़ आ रही हैं, उसमें एक वर्ड हाईलाइट बर्निंग इश्यूज़ के फॉर्म में चल रहा है और वो वर्ड है हागिया और सोफिया। तो वहीं से न्यूज़ चैनल्स की बात करें और डेली न्यूज़पेपर की बात करें तो वहीं से हमारे आज के इस टाइटल की, हमारे आज के इस बर्निंग इश्यूज़ की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और इसी पृष्ठभूमि को से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, वो सभी को उन सभी को आप सभी के सामने लेके आज हम प्रस्तुत इस सेशन के अंतर्गत हुए हैं। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड सभी कंटेंट क्या है, उसकी जो कुछ प्रमुख फैक्ट क्या हैं, उनसे संबंधित क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, जिसके कारण वो इस वक्त हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यदि हम बात करें आज के इस सेशन के अंतर्गत, जो आज का हमारी जो हेडिंग है वो है हागिया सोफिया। तो हागिया सोफिया क्या है, इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं और ये इसमें चर्चा में क्यों है और इसकी चर्चा में रहने का कारण क्या है और इसके पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है, इन सभी बातों की चर्चा आज के सेशन के अंतर्गत हम सभी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इस सेशन के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं इसकी बात। यदि हम बात करें हागिया सोफिया की, तो इसको पढ़ने के लिए हमें दो पृष्ठभूमियों को तैयार करना पड़ेगा और वो दोनों ये हैं कि ये इस वक्त चर्चा में क्यों है और दूसरा इसका बेसिक हिस्ट्री क्या है, इसका जो बेसिक इतिहास क्या है, उन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में चर्चा करना। यदि हम बात करें हागिया सोफिया क्या है, तो ये एक बिल्डिंग है, एक इमारत है जो कि तुर्क में है। ये देख सकते हैं आप, इसका एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, इसको आप देख कर समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो हागिया सोफिया एक इमारत है और अब वो इमारत किस प्रकार, किस कंटेंट, किस रीजन कारण हाईलाइट है, किस प्रकार विवादास्पद है, इन सभी बातों की चर्चा के कारण ही वो आज के हमारे इस बर्निंग इश्यूज़ का भाग बना हुआ है, बर्निंग इश्यूज़ का पॉइंट बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में रहने का क्या कारण है, चर्चा में क्यों है, इसके पहले इसकी हिस्ट्री को, बेसिक पॉइंट को समझते हैं कि जो हागिया सोफिया है वो इस्तांबुल में एक स्थित संग्रहालय है, एक म्यूज़ियम है जो कि 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य में इसे एक चर्च के तौर पे बनाया गया था। मतलब ये जो हागिया सोफिया है, आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है, एक संग्रहालय है, एक म्यूज़ियम है जो कि 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य के समय ही इसे चर्च के फॉर्म में बनाया गया था। ये कहाँ पे स्थिति इसकी है इस वक्त? इस्तांबुल में, तुर्क में। इससे जुड़े कुछ प्रमुख पॉइंट को हम समझते हैं कि तुर्की की एक अदालत ने, इसको चर्चा में रहने का कारण क्या है कि तुर्की की एक अदालत ने शुक्रवार को हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाए रखने की याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। मतलब कि शुक्रवार को अदालत में एक सुनवाई हुई और इसके अंतर्गत जो म्यूजियम था, उसको म्यूजियम रहने की जो सिस्टम में जो याचिका है उसको क्या कर दी, खारिज कर दी। अभी आपको इसका बेसिक हिस्ट्री समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या याचिका थी कि जो खारिज हो गई, क्या पॉइंट थे जो खारिज अदालत के द्वारा कर दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट को कि दुनिया भर में प्रसिद्ध इस्तांबुल की जो हागिया सोफिया संग्रहालय को अदालत ने फिर से मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुनाया है। मतलब जो याचिका खारिज की है म्यूजियम की, खारिज कर दी, उसको बनाने का फैसला सुना दिया, क्या, मस्जिद, फिर से मस्जिद। इसका मतलब इसके पहले भी ये मस्जिद रहा होगा, उसको भी समझते हैं अगले आर्टिकल के माध्यम से कि तुर्की में जो है 6ठी शताब्दी में इसे गिरजाघर के रूप में बनाया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो यहाँ से आप दो पॉइंट तैयार रखिए कि ये गिरजा के रूप में बनाया गया था और इस वक्त जो वहाँ के जो तुर्क के राष्ट्रपति हैं वो है रेसेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने हागिया सोफिया को मस्जिद के फॉर्म में फिर से पुनः खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगले पॉइंट को देखते हैं कि तुर्की के हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में, तुर्की का जो हागिया सोफिया जो म्यूज़ियम था उसको मस्जिद में बदल दिया गया है और राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि हम 24 जुलाई तक हागिया सोफिया को नमाज़ पढ़ने के लिए खोलने की योजना बना रहे हैं। मतलब कि उन्होंने पूर्णतः इसको मस्जिद का फॉर्म देने की तैयारी कर ली है और इसी 24 जुलाई तक इसमें नमाज भी अदा की जाएगी। यदि हम बात करें हमारी मस्जिदों की तरह, उन्होंने कहा कि हमारी जो भी मस्जिदें हैं वो सोफिया के दरवाजे भी उन्हीं सब की तरह खुले रहेंगे और यहाँ पर जो है स्थानीय, विदेशी और भी गैर मुसलमान और मुसलमान सभी भी आ सकेंगे, जैसा कि इसके पहले म्यूज़ियम में सभी लोग आते थे। यदि हम आपको बता दें इस हागिया सोफिया की हिस्ट्री की, वर्तमान में जो इसकी कंडीशन थी, तो ये एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पर्यटक का आकर्षण केंद्र था, जहाँ पर प्रत्येक साल लगभग 30 लाख लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते थे, एज लाइक हमारे जो आगरा में ताजमहल है ठीक वैसे ही। तो तुर्की की जो एक अदालत ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाए रखने की जो याचिका थी,
उसने जो भी सुनवाई किया इसके पश्चात वो उसने मस्जिद को बनाने का पूर्णतः फैसला दे दिया है और इस प्रकार मस्जिद बनाने का जो भी क्रम था वो पूर्णतः क्लियर हो गया कि अब मस्जिद ही उसको मस्जिद का फॉर्म ही दिया जाएगा। अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि तुर्की की कैबिनेट ने 1934 में इसे म्यूजियम में बदला था और कोर्ट ने 86 साल के बाद यह फैसला क्या कर दिया, अब रद्द कर दिया। आप थोड़ा समझिए, अभी हमने कहा कि लगभग लगभग छठी शताब्दी में, हमने बताया 6वीं शताब्दी में इसको चर्च का फॉर्म दिया गया था यूनानियों के समय, चर्च के फॉर्म में दिया गया। तो बीच में कभी ये मस्जिद का फॉर्म में आ गया था। इसके बाद मस्जिद को फिर पुनः क्या कर दिया गया कि 1934 में जो वहाँ की तुर्की गवर्नमेंट थी, तुर्की कैबिनेट थी, उसने इस मस्जिद को और चर्च को दोनों को सम्मिलित करके एक संग्रहालय बना दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष का जो फिगर है वो उभर के सामने आएगा। तो ये फैसला कर दिया गया, लेकिन 46 साल के बाद जो वर्तमान में जुलाई में जो ये फैसला आया है वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा, रेसेप तैयब जो हैं अर्दोगन ने, उनके द्वारा ये फैसला जो भी तुर्की कैबिनेट ने 1934 में फैसला किया था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखते हैं इसकी बेसिक हिस्ट्री को कि इसका इतिहास क्या है। अब तक आपने इससे जुड़े जो चर्चा में रहने का जो कारण है उसको पढ़ा। अब थोड़ा हागिया सोफिया के जो बेसिक इतिहास है, जो बेसिक हिस्ट्री है, उन सभी बातों की चर्चा इस कंटेंट के अंतर्गत हम शुरू करेंगे। यदि बात करें बेसिक इतिहास की, यदि बात करें इसकी बेसिक इतिहास की, तो हागिया सोफिया इस्तांबुल और तुर्की के इतिहास को बयान करने वाला क्या है, स्मारक है, एक बिल्डिंग है जो कि इस्तांबुल और तुर्की के इतिहास को बयान करती है। इसे आया सोफिया के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में नोट हो जाना चाहिए कि हागिया सोफिया के अलावा भी इसका एक नाम है, आया सोफिया, इस नाम से भी इसको जाने जाते हैं। और यदि बात करें कि इस इमारत को सबसे पहले गिरजाघर के रूप में निर्मित किया गया था, लेकिन फिर इसे मस्जिद के रूप में बदल गया। सबसे पहले 6वीं शताब्दी में इसको गिरजाघर यानी चर्च के फॉर्म में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको कौन सा फॉर्म दे दिया गया, मस्जिद का फॉर्म दे दिया गया। और वर्तमान में इसे आधुनिक तुर्की की जब गवर्नमेंट बनी तो उसने पुनः इसको संग्रहालय का फॉर्म दे दिया। जबकि वर्तमान की जो गवर्नमेंट है उस संग्रहालय को भी संग्रहालय यानी म्यूजियम रहने की जो याचिका है उसको खारिज करके उसको पुनः मस्जिद बनाने का प्रॉस्पेक्टस दे दिया। मतलब कि आप समझिए, सबसे पहले क्या था, चर्च, उसके बाद क्या बना, मॉस्क, उसके बाद क्या बना, म्यूज़ियम, उसके बाद वर्तमान में फिर मॉस्क बनने की संभावनाएं दिख रही। तो देखते हैं अगले पॉइंट को कि इस इमारत को तुर्की के धर्मनिरपेक्ष समाज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यानी जो इमारत है धर्मनिरपेक्ष समाज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, होगा भी तो क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सभी धर्मों की समान रूप से मतलब वहाँ पे वैल्यू थी। अर्थात वो मस्जिद का भी फॉर्म है, वो चर्च का भी फॉर्म है और सभी लोग भी वहाँ जा सकते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष की जो इमेज क्रिएट होती है वो उस हागिया सोफिया स्मारक के द्वारा क्रिएट होती थी और होती रही है। फिलहाल जो अभी निर्णय आया उसके अंतर्गत देखते हैं क्या होता है कि इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का जो निर्माण है, जो इस्तांबुल था, इसी को पहले को हम लोग कुस्तुनतुनिया कहते थे। कुस्तुनतुनिया आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कुस्तुनतुनिया क्या है। तो इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का जो निर्माण है करीब 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के जो शासक थे जस्टिनियन के द्वारा शुरू हुआ था। और उस वक्त इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया के रूप में जाना जाता था। अभी हमने बताया कि जो इस वक्त अभी आप पढ़े ऊपर कि जो इस्तांबुल है इसको इसके पहले हम लोग कहते थे कुस्तुनतुनिया। और उस वक्त 532 ईस्वी में जब ये इस इमारत का जो निर्माण शुरू हुआ था वो बाइजेंटाइन साम्राज्य के जो शासक थे, कौन, जस्टिनियन, उन्होंने 532 में इसको शुरू करवाया और 537 में इसके निर्माण को क्या करवा दिया, पूरा करवा दिया। और ये जो शहर है इस कुस्तुनतुनिया था, यानी जो शहर था इसको कुस्तुनतुनिया के रूप में उस वक्त जाना जाता था, लेकिन इसने इसका नाम क्या कर दिया, इस्तांबुल। अगले पॉइंट को देखते हैं कि गिरजाघर के रूप में इस ढांचे का निर्माण लगभग 5 वर्ष यानी 537 ईस्वी में पूरा हो गया। और यह इमारत उस समय ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र थी और कुछ ही समय में यह बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक बन गई। ओवरऑल समझ चुके होंगे आप बात, यह इमारत जो है ईसाईयत का एक प्रमुख धर्म प्रचारक केंद्र के रूप में उभर के सामने आई और कुछ ही समय में इसको बाइजेंटाइन जो साम्राज्य के जो शासक थे जस्टिनियन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उन्हीं के साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक की फॉर्म में इसको देखा जाने लगा। किसको, इस हागिया सोफिया इमारत को। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो जो हागिया सोफिया इमारत है ये लगभग 900 वर्षों तक ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रही। किंतु वर्ष 1453 में जब इस्लाम को मानने वाले ओटोमान साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय के कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया गया, तब इस शहर का नाम बदल के इस्तांबुल कर दिया गया। देखिए
हमने बताया कि 537 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। किस फॉर्म में? चर्च की फॉर्म में। चर्च की फॉर्म में ये लगभग 15वीं शताब्दी तक रहा। 15वीं शताब्दी तक मतलब 1453 तक, यानी लगभग नियर अबाउट 900 ईयर तक ये किस फॉर्म में रहा? चर्च के फॉर्म में। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मुस्लिम कंट्री के या मुस्लिम शासकों का आक्रमण होता है, और वो भी आक्रमण किसके माध्यम से किया गया? जो ओटोमन साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जो सुल्तान थे। ओटोमन साम्राज्य को हम लोग किसी और साम्राज्य के नाम से जान जाते हैं, उसको आप सभी कमेंट में बताने का प्रयास करिए। उसको हम फिर भी बता देते हैं आप सभी को कि उसको कहा जाता है उस्मानिया साम्राज्य। क्या कहा जाता है? उस्मानिया साम्राज्य। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसी साम्राज्य के जो सुल्तान थे मोहम्मद द्वितीय, इन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया? इस्तांबुल रख दिया, जहाँ पे हागिया सोफिया स्मारक इमारत थी। अब इसके बाद ज्यों ही उन्होंने उस कुस्तुनतुनिया पे कब्जा करके इस्तांबुल नाम रखा, और जो गिरजाघर था जो 6वीं शताब्दी में बना था, उसको तुरंत उसने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? मस्जिद के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद द्वितीय के द्वारा उस चर्च को किस फॉर्म में चेंज किया गया था? मस्जिद के फॉर्म में। अगले पॉइंट में देखते हैं कि 1453 से 1931 तक यह इमारत मस्जिद ही रही। फिर 1931 में जब तुर्की गणराज्य बना, तब मुस्तफ़ा कमाल पाशा यानी कमाल अतातुर्क ने इस संग्रहालय में बदल दिया और आमजन के लिए भी खोल दिया। यदि बात करें थोड़े से और आपकी याददाश्त को मजबूत करने की, तो कल का अगर आप एडिटोरियल पेज पढ़े होंगे द हिंदू का, तो उसमें एक आर्टिकल आया था मॉस्क टू म्यूज़ियम टू मॉस्क। उसमें अतातुर्क वर्ड का जिक्र किया गया है। तो यदि आप उसको अच्छे से पढ़े हैं तो ये आर्टिकल, ये स्टेटमेंट और आपको अच्छे समझ में आएगा कि अब देखिए, जब उस चर्च को बना दिया गया मस्जिद, अब वो मस्जिद 1453 से लेके 1931 तक मस्जिद ही रही। लेकिन जब 1931 में मतलब कि जो साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य था, वो समाप्त होता है, और 1931 में जब तुर्की गणराज्य बनता है, तो वहाँ के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, या फिर उनको कमाल अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का फिगर सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए उस मस्जिद को ना ही गिरजाघर यानी ना ही चर्च ना ही मॉस्क का फॉर्म देने के अलावा उन्होंने इसका फॉर्म दे दिया म्यूज़ियम का, और सबके लिए, आम जन के लिए भी इसको खोल दिया। और अब तक लगभग 100 ईयर तक ये म्यूज़ियम के फॉर्म में ही था, लगभग 80-86 साल तक। यानी कि देखिए, सबसे पहले चर्च बना तो 900 सालों तक चर्च रहा, उसके बाद 600 साल तक मस्जिद रहा, उसके बाद 86 साल तक म्यूज़ियम रहा, और वर्तमान में अब देखिए फिर कंडीशन अपने आप में क्रिटिकल बन गई है। तो 1935 से ये जो इमारत है एक संग्रहालय के रूप में अब तुर्की आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला केंद्र है। और यह एक अनूठी इमारत है जिसमें ईसा मसीह और मदर मैरी दीवारों पर भी दिखे जाते हैं, और कुरान की आयतें और मिहराब भी दिखे जाती हैं। तो अतातुर्क जो कदम उठाया गया था, वो अधिक धर्मनिरपेक्ष देश को बनाने के लिए ये कदम उठाया गया था। मतलब जो वहाँ के कमाल पाशा थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा या फिर अतातुर्क की तरफ से जो ये कदम उठाया गया था कि उस मस्जिद को फॉर्म दे दिया गया म्यूज़ियम का, उन्होंने उस कदम को उठाने का जो प्रमुख कारण ये था कि वो उस जो साम्राज्य है उसमें धर्मनिरपेक्षता का एक फिगर प्रस्तुत कर सके। और जो ये बिल्डिंग का जो म्यूज़ियम था, उसमें आप देख पाएंगे ईसा मसीह, मदर मैरी की दीवारों पर चित्र भी देखने को मिल जाएंगे और सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, साथ में कुरान की आयतें और मिहराब भी उन्हीं के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फिगर है हमारे सोसाइटी को दिखाने के लिए। तो ग्रीक शैली में बना ये चर्च स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है और वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि ये किस शैली में बना हुआ है? ग्रीक शैली में, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी अभी तक शामिल था और है। अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन होता है, आगे क्या समस्याएँ होती हैं। बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, तो उसमें वो क्षण आने वाला है जब इस हिस्ट्री में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यानी कि जो तुर्क के वर्तमान राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो उन्होंने जब राजनीति में अपना पहला कदम रखा तो उसी एजेंडे के साथ रखा कि वो हागिया सोफिया को फिर से क्या बना देंगे? मस्जिद। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी कोई भी कंट्री हो तो उसमें ये आप मैटर देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता तौर पे बहुत ही बेहतरीन वोट कलेक्शन की राजनीति चलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा रहा कि जब जो वहाँ के राष्ट्रपति थे एर्दोगन, जब चुनावी मुद्दों में अपना पहला कदम रखे थे, इलेक्शन में खड़ा होने, पॉलिटिक्स में उतरे, तो उन्होंने पहला एजेंडा ये रखा कि वो जब भी अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो हागिया सोफिया को जो कि म्यूज़ियम है उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके कारण उनको वहाँ के युवाओं का बेहतरीन सपोर्ट मिला, जिसके कारण वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि एर्दोगन जो इस फैसले को दिए थे उससे अपने खोए हुए
राजनीतिक समर्थन को क्या कर लिए, हासिल कर लिए अपने इस फैसले के द्वारा। बात करते हैं इसके वर्तमान स्थिति की। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि ऑटोमन साम्राज्य के पतन के 100 साल बाद भी हागिया सोफिया की भूमिका राजनीतिक धर्म में विवादास्पद रही। 1935 में सरकार द्वारा इसे संग्रहालय के रूप में नामित किए जाने के बाद यहाँ हर साल 30 लाख लोग पहुँचते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे म्यूज़ियम तो कभी मस्जिद, तो कभी मॉस्क, कभी चर्च, तो ये सब बने रहने के कारण ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल बन गई और बहुत ज़्यादा विवादास्पद के फॉर्म में दिखती है। अब बात करें कि एर्दोगन का जो प्रेसिडेंट है तुर्की के, जो फैसला लिए उसे दुनिया भर में उनकी क्या हो रही है, आलोचना हो रही है, उनकी कड़ी निंदा हो रही है। लेकिन सभी आलोचनाओं को व्यर्थ बताते हुए तुर्की के इस ऐतिहासिक इमारत को उन्होंने फिर भी एक मस्जिद का फॉर्म दे दिया। अब देखते हैं क्यों हो रहा है विरोध। तो विरोध होने के कुछ प्रमुख कारण है, कुछ प्रमुख पॉइंट्स को आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में कि इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हागिया सोफिया म्यूजियम असल में एक चर्च हुआ करता था, जिसे 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य जस्टिनियन ने बनवाया था। यानी कि अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि ये सर्वप्रथम क्या था भाई, म्यूजियम चर्च था, फिर बना मस्जिद, उसके बाद फिर बना उसके बाद पहले चर्च, फिर मस्जिद, फिर उसके बाद म्यूजियम, उसके बाद पुनः मस्जिद। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन क्रिटिकल कंडीशन फंसा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस्मानिया जो साम्राज्य के उदय के साथ ही इसे मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले ये क्या था, चर्च क्या था, चर्च, उसके बाद बन गया मस्जिद। और ज्यों ही मतलब चर्च के बाद जो मस्जिद बना वो कब बना, उस्मानिया साम्राज्य के उदय में। और उस्मानिया साम्राज्य को हमने बताया कि ऑटोमान साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि यूनेस्को ने भी इसका जताया है, यानी कि अगर हम बात करें अगले आर्टिकल की, तो इसके विरोध के क्रम में कि यूनेस्को ने भी, जो विश्व धरोहर स्तर में शामिल था, उन्होंने भी इसका विरोध जताया। अमेरिका यूरोपीय संघ ने भी इसका विरोध जताया और भी अन्य कई संस्थाओं के द्वारा, अन्य प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध जताया गया है और जताया जा रहा है। तो हागिया सोफिया संग्रहालय की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव करने से अलग अलग परंपराओं और संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने की जो उसकी क्षमता थी उसको कमज़ोर करेगा। यानी हम ऑलरेडी समझ रहे हैं कि जो हागिया सोफिया थी सभी धर्मों को एक साथ एक पुल के फॉर्म में जोड़ के रखती थी, लेकिन जो ये डिसीजन हुआ उस पुल को क्या कर देगा, क्रैक कर देगा, जिससे जो समाज में समानता और धर्म निरपेक्षता का जो फिगर जा रहा था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो एर्दोगन की इस फैसले से उनको कोई भी दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस फैसले का विरोध करता है, चाहे वो देश का हो या फिर विदेश में हो, वह समझो कि वह तुर्की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारा व्यक्तिगत फैसला है अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का, और यदि हम इस पर कोई फैसला करते हैं, यदि कोई बाहरी भी या फिर अंदरूनी कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो इसका मतलब वो हमारी संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है, हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में तब्दील किए जाने को लेकर तुर्की अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत के अंदर लगे ईसाई प्रतीकों को नहीं हटाया जाएगा। हागिया सोफिया में बदलाव करना काफ़ी प्रतीकात्मक है। यानी कि हालांकि जो बदलाव हो भी रहे हैं, अगर मस्जिद बन भी रहा है तो जो अधिकारी हैं वो यही स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जो अंदर इसमें ईसाई प्रतीक लगे हैं ऑलरेडी, और जो भी प्रतीक लगे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर उसको मस्जिद का फॉर्म दिया जा रहा है तो ये अपने आप में एक निंदनीय कदम है, एक बहुत ही बेहतरीन सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का ये कारण बन सकता है। तो इस प्रकार जो भी हमने इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट थे हागिया सोफिया संबंधित, उसको हमने पढ़ा, समझा और तैयार किया। तो ऐसे ही लेटेस्ट आर्टिकल को पढ़ने के लिए, ऐसे ही बेहतरीन पोस्ट को पढ़ने के लिए और ऐसे बेहतरीन न्यूज़ के लिए आप बने रहिए IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ। और हमारे बेस्ट इस PDF कॉपी को डाउनलोड करने के लिए, PDF कॉपी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इसके बेस्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, IAS पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से आपको बेहतरीन व्हाट्सएप ग्रुप और डेली बेसिस पे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रोवाइड कराया जाता है और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन सेम टाइम सेम चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।